भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 13। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जोगणिया माता का मंदिर। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर माल पर्वत पर विराजमान माता जन जन का कल्याण करती है। अमीर गरीब सभी तरह के भक्त माता के द्वार पर पहुँचते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसी मान्यता को शब्द देती है यह कृति। माँ जोगणिया को नमन। इस घटना ने सोम के हृदय पर गहरा आघात किया। अपने अपमान को वह जहर का घूंट समझकर पी गया। कई दिन गुजर गए परंतु सोम उस हादसे से अभी तक नहीं उबर सका। श्रेया के नज़दीक जाने के प्रयास में वह उससे और अधिक दूर हो गया। कक्षा में आजकल वह पीछे की सीट पर गुमसुम बैठा रहता है और किताबों में खोया रहता है। श्रेया की तरफ वह आंख उठाकर भी नहीं देखता है। शायद वह भी उसकी ओर नहीं देखती है। सोम के मन के सारे उत्साह उमंगें नष्ट हो गए हैं। उसकी सारी खुशियाँ फुर्र हो गई हैं। जीवन में नीरसता भर आई है। खाने पीने व खेलने कूदने में भी सोम का मन नहीं लगता है। रात दिन वह किताबों में खोया हुआ रहता है लेकिन पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता है। उसके होठों को गहरी खामोशी ने जकड़ लिया है। सोम के स्वभाव में आए परिवर्तन को बालू भी महसूस करने लगा था परंतु इसका कारण बालू की समझ में नहीं आया था। एक दो बार उसने सोम से जानने का प्रयास भी किया लेकिन वह हंसकर बात को टाल गया। कक्षा में हुए अपने अपमान के बारे में उसने बालू को भी नहीं बताया था। बालू को सोम का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। वह उसी की तरह गांव का सीधा साधा व गरीब लड़का था। रूखा सूखा जैसा मिलता है वैसा खा पीकर संतोष कर लेता है। फटा पुराना जैसा मिलता है पहन ओढ़ लेता है। वह कभी भी किसी भी मामले में उससे तकरार नहीं करता है। सोम जैसा रूम पार्टनर व मित्र पाकर बालू मन ही मन प्रसन्न रहता था। बड़े भाई की तरह वह उसके खाने पीने व पहनने ओढ़ने का ख्याल रखता था। उन दोनों के घरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बालू गरीब था तो सोम उससे भी अधिक गरीब था। वह निर्धनता की परेशानियों को अच्छी तरह समझता था। सोम के स्वभाव में आए परिवर्तन का कारण भी वह उसकी गरीबी को ही मानने लगा था। सोम एक बेहद संवेदनशील लड़का है और शहर में आकर आर्थिक परेशानियों के कारण ही वह कुंठाग्रस्त हो गया है। इस विषम परिस्थिति में वह सोम को कैसे उबारे, बालू आजकल इसी विषय पर प्रयास करने लगा था। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद प्रतिदिन की तरह बालू गणेश टी स्टॉल पर पहुंच गया। चेतक चौराहे पर एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे गणेश राम की छोटी सी चाय की दुकान है। वहां स्टूलों व बेंचों पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अधेड़ उम्र का दुबला पतला गणेश राम गाँव का रहने वाला एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है। दिन भर वह दौड़ दौड़ कर लोगों की सेवा करता रहता है। गैस के चूल्हे पर चाय उबालता है। कपों में चाय छानकर वह ग्राहकों को देता है और झूठे कपों को धोकर ट्रे में रखता है। गणेश राम के हाथ की बनी चाय बड़ी स्वादिष्ट लगती है। आसपास के सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी व कॉलेज के छात्र छात्राएं दूर दूर से गणेश राम के हाथ की चाय पीने आते हैं। बालू और सोम भी कॉलेज से छुट्टी होने के बाद गणेश टी स्टॉल पर चाय पीने पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक दोनों नीम के पेड़ की छाया में बेंच पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और बातें करते हैं। चाय पीने से उनकी भूख मर जाती है। दिन भर के भूखे शरीर को थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है। फिर हॉस्टल में पहुंचकर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। प्रतिदिन उनको शाम को ही भोजन मिल पाता है। जेब में पैसे नहीं रहते तो गणेश टी स्टॉल पर उधार में चाय पी जाते हैं। गणेश राम एक लाल रंग की डायरी में उधारी लिख लेता है और जब जेब में पैसा आता है तब लोग उसका हिसाब कर देते हैं। बालू और सोम को भी गणेश राम से पहचान हो गई है। वह उन्हें भी उधार में चाय दे देता है। जब वे गांव से रुपए लेकर आते हैं तब गणेश राम की उधारी चुका देते हैं परंतु इस बार उनके ऊपर गणेश राम की उधारी अधिक चढ़ गई है। इस बार उन दोनों को गांव से कम पैसा मिला था और जो कुछ मिला था वह कॉपियों और किताबों में खर्च हो गया था। वे गणेश राम की चाय का हिसाब नहीं चुका सके थे।
सोम आजकल गणेश टी स्टॉल पर चाय पीने नहीं आता है। वह बहुत शर्मिला और स्वाभिमानी लड़का है। 2 सप्ताह से गणेश राम की चाय की उधारी वे नहीं चुका सके हैं। संभवतः वह इसी कारण टी स्टॉल पर नहीं आता है। टी स्टॉल की बेंच पर बैठा हुआ बालू इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि गणेश राम की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। कहाँ खोया है बालू, ले चाय पी ले, शायद सोम तो आज भी चाय पीने नहीं आएगा। शर्म के मारे बालू ने भी गणेश राम से चाय नहीं मांगी थी, परंतु उसे बेंच पर गुमसुम बैठा हुआ देखकर गणेश राम उसके सामने टेबल पर चाय रख गया। सक पकाकर बालू सीधा बैठ गया। गणेश राम की ओर देखकर वह मुस्कुराया और चाय पीने लगा। अभी उसने एक घूंटी भरा था कि 2 लड़के उसके सामने वाली बेंच पर आ बैठे। साफ सुथरे कपड़े, हीरो कट बाल, पैरों में चमकते हुए जूते, हाथों में मोबाइल और आंखों पर रंगीन चश्मे। गणेश राम को चाय का ऑर्डर देकर दोनों बातें करने लगे। चाय पीते हुए बालू विस्मयपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। कुछ समय बाद ही गणेश राम चाय के 2 कप लेकर आ गया। क्या बात है चंगू मंगू, आजकल बड़े ठाठ हो रहे तुम लोगों के। लगता है कहीं कोई लॉटरी लग गई तुम लोगों की। हाँ गणेश भाई, तुम ऐसा ही समझ लो, रोज़ लॉटरी खुलती है हम लोगों की। ज़रा मुझे भी बताओ मंगू, कौन सी लॉटरी खुलती है तुम लोगों की। लगता है आजकल काम पर भी नहीं जाते हो तुम लोग, दिन भर यहीं घूमते हुए नज़र आते हो। हाँ गणेश भाई, हम दिन में घूमते हैं और रात में काम करते हैं। अच्छा, रात में कहाँ काम करते हो तुम लोग। अरावली स्टोन फैक्ट्री में। रात में हम फैक्ट्री के गेट पर पहुंच जाते हैं। गेट में से 10 बजे मुंशी बाहर निकलता है और उसे जितने मज़दूरों की ज़रूरत होती है उतने मज़दूरों को छांट कर अंदर ले जाता है। वहाँ हमारी लॉटरी लग जाती है। सुबह होते ही सबको 100-100 रुपये मजदूरी मिल जाती है। हमें ये काम बड़ा ही रास आ रहा है गणेश भाई। इस काम में न तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है और न किसी की बंदिश है। जिस दिन मर्जी हुई काम पर चले जाओ और जिस दिन मर्जी हुई छुट्टी कर लो। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। रात में काम करो और दिन में शहर में घूमो। अरे वाह चंगू मंगू, सचमुच तुम्हारे तो मज़े हो गए हैं। यह कहता हुआ गणेश राम चला गया। दोनों लड़के चाय पीने लगे, आपस में फिर बातें करने लगे। इतनी देर से उनके सामने बैठा हुआ बालू ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। चंगू मंगू की कही कुछ बातें उसके जहन में बैठ गई। चंगू मंगू रात में अरावली स्टोन फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। रात भर काम करने का 100 रुपये मजदूरी मिलती है। सोम और वह दोनों भी चाहें तो फैक्ट्री में काम करने जा सकते हैं। यह विचार दिमाग में आते ही बालू की आंखें चमक उठी। सामने बैठे हुए लड़कों से वह कुछ प्रश्न पूछने लगा। अरावली स्टोन फैक्ट्री कहाँ है चंगू मंगू। उदयपुर रोड पर है, रेलवे लाइन के उस पार। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्या वहाँ हमें भी काम मिल सकता है। हाँ क्यों नहीं, रात की शिफ्ट में वहाँ हमेशा मज़दूरों की कमी रहती है। फैक्ट्री में क्या काम करना पड़ता है। फैक्ट्री में मशीनों से मार्बल की कटिंग होती है। कटे हुए पत्थरों को उठाकर स्टॉक में जमाना पड़ता है। मलबा उठाकर साफ सफाई करनी पड़ती है। फोरमैन का बताया हुआ काम करना पड़ता है। यह बोलते हुए दोनों लड़के उठ खड़े हुए। गणेश राम को चाय के पैसे चुकाकर वे टी स्टॉल से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद ही बालू भी उठ खड़ा हुआ। चाय के पैसे उसने गणेश राम की डायरी में अपने उधार खाते में लिखवाए और टी स्टॉल से बाहर निकल गया। फुटपाथ पर वह तेज कदमों से हॉस्टल की ओर चल पड़ा। बालू जब कमरे में पहुंचा तब सोम उसे तख्ते पर बैठा हुआ मिला। सामने टेबल पर किताब खुली पड़ी थी। सोम को गुमसुम बैठा हुआ देखकर बालू बोला, क्या बात है सोम, तुम आज भी गणेश राम की होटल पर चाय पीने नहीं आया है। क्या बात है। हाँ यार बालू, आज भी मेरा चाय पीने का मूड नहीं हुआ है। मूड नहीं था या फिर उधार की चाय पीने में तुझे शर्म आती है। हाँ यार बालू, यह भी एक बात है। गणेश राम की बहुत सारी उधारी चढ़ गई है हमारे ऊपर। मुझे अब उसकी दुकान पर जाने में भी शर्म आती है। शर्म तो मुझे भी आती है सोम, परंतु क्या करें यार, मजबूरी में यह सब बर्दाश्त करना पड़ता है। गणेश राम की उधारी चुकाने का आज मुझे भी एक रास्ता मिल गया है। बालू की यह बात सुनकर सोम चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर छाई हुई प्रसन्नता को देखकर सोम ने पूछा, मुझे भी बता यार बालू, गणेश राम की उधारी चुकाने का कौन सा रास्ता मिला है तुझे।
इतनी भी क्या जल्दी है सोम, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। मुझे लगता है कि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हंसते हुए बालू सोम के नज़दीक बैठ गया और उसे सारी बात विस्तार से बताने लगा। बालू की बात को सुनकर सोम के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई। दोनों ने आज रात अरावली स्टोन फैक्ट्री में काम पर जाने का निश्चय कर लिया। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरे उपन्यास माँ जोगड़िया का भाग 13। अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।